अमीर बहू का नौकर पति। पल्लवी हाथों में चाय लेकर कमरे में आकर अपने पति यश को उठाती है। यशु, जल्दी से उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ। जल्दी से उठकर पी लो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। यश जल्दी से उठकर चाय पीते हुए कहता है। ओए होए, क्या चाय बनाई है, पीकर मजा आ गया। सुबह सुबह बीवी के हाथों से बनी गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। चाय पीने के बाद जैसे ही यश पल्लवी को हक करने वाला होता है, तभी अचानक वो बेड से नीचे गिर जाता है। अबे ये पल्लवी पिलो में कैसे बदल गई? क्या हुआ यशु, क्यों सुबह सुबह बेडरूम को मच्छी बाजार बना रखा है? अच्छी खासी नींद खराब कर दी मेरी। बेटी कहाँ है? तुम्हें पता है बिना बेटी के मेरी आंख नहीं खुलती। हाँ बेबी, तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं बना कर लाता हूँ। यश किचन में आकर बड़बड़ाते हुए अपनी बीवी के लिए चाय बनाने लगता है। कहाँ फंस गया मैं? ये शादी तो जैसे तेरे लिए उम्र कैद की सजा बन गई है। यश, इससे अच्छी खासी जिंदगी तो तू शादी से पहले जी रहा था। सारी गलती मेरी है, मुझे इस लवशव के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ऐसा सोचते हुए यश पुराने दिनों को याद करने लगता है। यश, अब मैं तुमसे दूर और नहीं रह सकती। तुम घर आकर डैडी से हमारी शादी की बात कर लो। ठीक है पल्लवी, मैं कल ही माँ के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। एक तरफ यश अपनी माँ गायत्री के साथ पल्लवी के घर आने वाला होता है, वहीं पल्लवी के फोन पर उसकी सहेली मीता का फोन आता है। हे मीता, कैसी है तू? आई एम गुड डार्लिंग। क्या बात है, आज तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ, आज यश आ रहा है हमारी शादी की बात करने। फिर यश मेरे प्यार से मेरा हबी डबी बन जाएगा। वो तो ठीक है, मगर तू ना यश को अभी से अपनी मुट्ठी में कर लेना, क्योंकि ये हस्बैंड्स ना बहुत ही टिपिकल टाइप के होते हैं। तू टेंशन मत ले, मुझे पता है कि शादी के बाद मुझे अपने हस्बैंड को कैसे हैंडल करना है। कुछ ही देर में गायत्री और यश पल्लवी के घर आते हैं। डैडी, ये यश और उसकी मम्मी हैं, और ये मेरे डैडी संदीप महेश्वरी हैं। नमस्ते बहन जी। पल्लवी मेरी इकलौती बेटी है। मैंने इसे बहुत ही प्यार से पाला है, मगर मेरी बेटी की खुशी आपके बेटे के साथ है, इसलिए मुझे रिश्ता मंजूर है। संदीप बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी पल्लवी की शादी यश से कर देते हैं और पल्लवी बहू बनकर गायत्री के घर आ जाती है। आओ पल्लवी बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश होने के बाद पल्लवी यश के साथ कमरे में आती है। उफ, यश, इस कमरे में कितनी गर्मी है, प्लीज एसी ऑन कर दो। सॉरी पल्लवी, मेरे घर में एसी नहीं है। व्हाट? आज के जमाने में तुम्हारे घर में एक एसी भी नहीं है? कम से कम कूलर ही ऑन कर दो। सॉरी पल्लवी, मगर मेरे कमरे में कूलर भी नहीं है। ये सुनकर पल्लवी गर्मी से चिढ़कर कहती है, ना तो इस कमरे में ही एसी है और ना ही कूलर है। अब इस खटारे से पंखे में सोना पड़ेगा। पल्लवी लहंगा चेंज करके एक शॉर्ट नाइटी पहन लेती है। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। आउच! ओह नो, लगता है हाई हील्स के कारण मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई है। यश, प्लीज मेरे पैर दबा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर पल्लवी, मैं कैसे? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। हाँ तो क्या हुआ? चलो अब जल्दी से मेरे पैर दबाओ। बेचारा पति रात भर पल्लवी के पैर दबाता है और कुड़कुड़ाते हुए कहता है, सुहागरात की कितनी एक्साइटमेंट थी मुझे, मगर मैं दुनिया का पहला बदनसीब पति हूँ जो सुहागरात के दिन जोरू की गुलामी कर रहा हूँ। आधी रात को गायत्री अपनी बहू और बेटे के कमरे के आगे से गुजर रही होती है, तो खिड़की खुली हुई देखकर उसकी नजर अंदर चली जाती है। हे राम जी, सुना तो था कि शादी के बाद बेटे जोरू के गुलाम बन जाते हैं, मगर मेरा बेटा तो शादी की रात ही जोरू का गुलाम बन गया। पता नहीं ये अमीर बहू मेरे बेटे से और कौन कौन सी नौकरी करवाएगी। अगली सुबह यश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी पल्लवी अंगड़ाई लेते हुए उठती है। गुड मॉर्निंग यशु। गुड मॉर्निंग पल्लवी, प्लीज जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। व्हाट? मैं इतनी सड़ी हुई गर्मी में तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं? अपने डैडी के घर में मैं खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। हाँ बहू, हमें पता है कि तुम अपने मायके की अमीरजादी हो, मगर ये तुम्हारा ससुराल है और तुम इस घर की बहू, इसलिए मेरे बेटे के लिए तुम्हारी जिम्मेदारियां बनती हैं। सासू जी,
ये बेटा बेटा का राग अलापना बंद कीजिए, क्योंकि अब आपका बेटा बाद में है, पहले मेरा पति है और ये वही करेगा जो आपकी ये बहू उसे कहेगी, है ना यशु बेबी? देख क्या रहे हो? हाँ कहो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ पल्लवी। चलो अब जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय और साथ में गर्मा गर्म समोसे बना कर लाओ। बेचारा पति अपनी बीवी की फरमाइश को पूरी करता है, जिस कारण उसे दफ्तर पहुंचने में देरी हो जाती है, जहां उसे बॉस की डांट खाने को मिलती है। अचानक यश को अपनी पत्नी पल्लवी के चिल्लाने की आवाज आती है। यश, चाय बना रहे हो या बीरबल की खिचड़ी? बस बन गई पल्लवी बेबी, अभी लाया। ये लो चाय। यश देखो ना, 2 दिनों से ये लॉन्ड्री वाला आ ही नहीं रहा। क्या पता बेचारा वो धोबी अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हो। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। मैंने अभी देखा तुम कुछ फुसफुसा रहे थे। मैं तो बस होठ हिला रहा था, और मेरी क्या औकात जो मैं तुमको कुछ कहूँ। अच्छा सुनो, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, ऑफिस जाने से पहले उसे धोकर जाना। पल्लवी, मैं पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। अगर आज मैं ऑन द टाइम नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मेरी जान खा जाएगा। और अगर तुम मेरे कपड़े धोकर नहीं गए तो मैं मायके चली जाऊंगी। बेचारा पति कपड़ों की ढेरी लेकर उसे धोने लगता है, जहां उसकी माँ गायत्री कहती है, वाह रे मेरे लाल, शादी का लड्डू खाकर एकदम लल्लन टाप लोचे में फंसा है तू। बीवी की नौकरी करके कैसा लग रहा है? माँ अब तुम तो ताने मत मारो, जिंदगी की धज्जियां उड़ गईं। घर में बीवी की नौकरी करो और ऑफिस में बॉस की, दोनों ने खून पी रखा है। हाँ तो किसने कहा था अमीरजादी के साथ इश्क लड़ाने को और शादी करने को? बचपन से एक ही चीज समझाती आ रही हूँ तुझे कि बस ट्रेन और अमीरजादी छोकरी के पीछे मत भाग। अब देख, नौकर बना कर रख दिया है तुझे। अब तो पंगा ले लिया ना माँ, मगर तुम बताओ मैं क्या करूँ? तो बस जोरू की गुलामी कर, अब जो करना है मुझे ही करना है। एक दिन जब पल्लवी शॉपिंग करके घर आती है तो गायत्री एक गांव की देसी लड़की के साथ बैठी होती है, जो जल्दी से पल्लवी के पैर छूती है। गौर लागत है मैडम जी। डोंट टच मी, दूर हट मुझसे, गवार कहीं की। मम्मी जी, कौन है ये? हाय दैया सासू जी, आप इनको हमारा इंट्रोडक्शन ना ही दिए हैं। चलिए कोनो बात नहीं, हम है फगुनिया फ्रॉम छपरा, तुम्हारी सौतन और यश जी की नई पत्नी। ये सुनकर पल्लवी बुरी तरह से चढ़ जाती है और कहती है, यश ये क्या कह रही है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है पल्लवी, मैं तुम्हारे साथ नौकर बनकर अब और नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर इससे दूसरी शादी करूंगा। तुम बिल्कुल भी मत टेंशन ही आना, हम सासू जी का और यश का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और बहुत जल्द तुम्हारे पति को 8-10 बच्चन के पप्पा बनाकर तुमको फोटो भेजेंगे। ये सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए अपने किए पर पछताते हुए कहती है, माँ जी, यश जी, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अब अच्छी बहू की तरह हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। बस एक मौका, यश मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं सब कुछ करूंगी, तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाकर दूंगी, तुम्हारे पैर भी दबाऊंगी। वादा? हाँ मैं वादा करती हूँ। इसी के साथ सभी हंसने लगते हैं। बहू, ये सब बस नाटक था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। उस दिन के बाद से अमीर घर से आई पल्लवी एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर सारी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। रम्या, तुम इतनी तेज कार मत चलाओ, रात का समय है, कोई अचानक से गाड़ी के सामने आ गया तो फिर क्या करोगी? एक ही तो जिंदगी मिली है, अब उसे भी ना जिए क्या? और फिर अगर कोई गरीब इंसान मेरी कार के सामने आ जाएगा तो उसे अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें दूसरों की जान इतनी सस्ती लगती है? रम्या मीरा की एक नहीं सुनती और कार को पूरी स्पीड से चलाती है। उसकी कार के सामने एक गरीब आदमी आ जाता है और वह उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। अचानक से मीरा बहुत तेज चिल्ला पड़ती है, कहा था ना मैंने तुम्हें कि गाड़ी को ध्यान से चलाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो उस गरीब इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, चलो उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। शांति से बैठ जाओ, मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी, अब हो गई टक्कर तो क्या करूं? और वैसे भी एक गरीब मर जाएगा तो इस धरती से बोझ कम हो जाएगा। रम्या का ये बर्ताव मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। घर आते ही वो रम्या के पिता दुर्योधन से सब कुछ बता देती है।
जिसके चलते दुर्योधन अपनी अमीर बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। आई डोंट लाइक पुअर पीपल। ये गरीब लोग सिर्फ इस दुनिया में मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर तुम अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के बारे में जरा भी नहीं सोचोगी। वैसे कल हम तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। दुर्योधन की बात सुनने के बाद रम्या खुश होती है, क्योंकि उसे उसकी माँ से मिले हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दुर्योधन कार से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। What the hell, Dad? अब ये तो कहना मत कि हम इस ट्रेन से मॉम के पास जाने वाले हैं। आपने तो कहा था कि हेलीकॉप्टर आएगा और हम उसमें जाएंगे। हाँ बेटी, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ परेशानी आ गई है जिसके कारण वो आ नहीं पाया। और फिर ट्रेन से जाने में क्या परेशानी है? सबसे ज्यादा अच्छा सफर तो इंसान ट्रेन में ही करता है। चलो चलते हैं। जैसे ही दुर्योधन रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वो वहां पर खड़े होकर अपनी बेटी के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक श्याम नाम का जलेबी वाला सुंदर और स्मार्ट सा लड़का उसके पास आता है। दुर्योधन उससे गर्मा गर्म जलेबी खरीदने लगता है। What rubbish, Dad? आप ये सब कैसे खा सकते हो? कितना अनहाइजीनिक है ये। कहीं इसे खाकर आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। पता नहीं इन गरीबों ने कितने गंदे तरीके से इसको बनाया होगा। तुम्हारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ऐसा कहता ही है कि तभी एक औरत रेलवे स्टेशन पर बेहोश हो जाती है, जिसकी मदद करने के लिए श्याम उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसकी बहुत मदद करता है। ये देख दुर्योधन के मन में कुछ चलता है। ये लड़का बड़ा ही समझदार और मेहनती है। अगर इससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो ये उसे गरीबी और अमीरी का फर्क अच्छे से समझा देगा। दुर्योधन उस लड़के और उसके माता पिता से बात करता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी की शादी श्याम से करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बात से रम्या बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने पिता से ऊंची आवाज में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी इतने गरीब परिवार में करने की? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस फटीचर के साथ पूरी जिंदगी भर रह लूंगी? पहली बात तो तुम्हें अपने पिता से बात करने की तमीज होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि अब मैंने अपनी जुबान दे दी है, और अगर तुमने अभी भी मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम्हें अपने परिवार से बेदखल करना होगा। रम्या जैसे ही ये सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना चाहते हुए भी उसे श्याम से शादी करनी पड़ती है, और शादी के बाद श्याम उसे रेलवे स्टेशन के पास में अपनी झोपड़ी के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर रम्या कहती है, कितने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी गरीबी में रहना पड़ेगा। रम्या जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। इतनी गंदगी और कोई सुविधा ठीक से नहीं मिली क्या इन्हें? यहाँ कुछ ही देर में उसकी नंद पूजा उसके लिए खीर बनाकर लाती है। ये खीर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है भाभी जी, इसे खा लीजिए। भाभी जी आपको भूख लगी होगी। जैसी गंदी नाली के कीड़े ये गंदी चीजों को खाते हैं, मैं अमीर घराने की हूँ, ऐसी फालतू की चीजें मैं नहीं खाती। बहू, खाने का कभी अपमान नहीं करते, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब श्याम ये सब देखता है तो वो जमीन पर गिरी हुई खीर को प्लेट में उठा लेता है और बाहर जानवर को खिलाने चला जाता है। जिसके बाद श्याम अपनी माँ और अपनी बहन से कहता है, लगता है मेरी अमीर पत्नी को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसके लिए कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़ी मुश्किलों से मैं राशन भरवाता हूँ, और अभी तो राशन भी खत्म होने वाला है। श्याम ऐसा कहकर काम करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। इसी प्रकार रम्या खाने पीने से मुंह बनाकर बैठी रहती है, लेकिन एक टाइम पर आकर उसे बहुत तेज भूख लगती है और आधी रात के समय वह नींद से जाग जाती है। एक तो यहाँ पर मच्छर सोने नहीं दे रहे, ऊपर से बहुत तेज भूख भी लगी है। देखती हूँ कि मेरे लायक कुछ बचा कुचा रसोई में पड़ा है या नहीं। रम्या रसोई में जाती है और उसे चूल्हे के पास कुछ बर्तन नजर आते हैं जिनमें थोड़ा सा खाना बचा हुआ होता है। वह उसी को खाने लगती है। इसी प्रकार अगले दिन से वह जब अपने गरीब ससुराल वालों का रहना सहना, उनके तौर तरीके देखती है तो उसे बहुत हैरानी रहती है। वह अपनी सास और ननद से पूछती है, तुम लोग इतनी गरीबी में कैसे रह लेते हो? अरे मेरे जैसा अगर कोई हो तो इस गरीबी में अपनी ही खुदकुशी कर ले।
ये गरीबी हमारा गहना है बहू, ये हमेशा हमें अपने पास रखती है। भाभी जी, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपके पिता बहुत अमीर हैं। उन्होंने आपकी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। काश ऐसा हर किसी का जीवन होता। रमिया जब अपने ससुराल वालों को इतना कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और जिंदगी से समझौता करते देखती है तो उसे असल जिंदगी के बारे में पता चलता है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती है। अब वह घर के सारे काम भी करती है और समय समय पर अपने पति और अपनी सास के लिए खाना भी बनाती है। इसी दौरान वह गर्भवती भी हो जाती है। एक दिन ममता अपने बेटे श्याम से कहती है, श्याम बेटा, ये बहू का 6वां महीना चल रहा है और अभी तक तुम्हारे ससुर तुम्हारी पत्नी की गोद भराई की रस्म करने नहीं आए। वो तो बड़े लोग हैं, उन्हें इन सब के बारे में क्या पता होगा। माँ, कोई बात नहीं, आप अपनी ही तरफ से अपनी बहू को शगुन दे देना। ममता के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी बहू को शगुन के तौर पर कुछ दे सके। उस दिन रमिया बहुत मायूस होती है। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही होती है। वह रेलवे स्टेशन पर अपने पति श्याम को खाना देने जाती है। तभी ट्रेन से उसके पिता दुर्योधन निकलते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रमिया, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रमिया अपने पिता को देखते ही बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। पिताजी, मुझे भी बहुत याद आई आपकी। क्या आप मेरी गोद भराई करने के लिए आए हो? रमिया को अपनी गोद भराई की रस्म की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तभी दुर्योधन के पीछे से उसकी माँ भी निकल कर आती है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। यकीन नहीं होता, तुम बड़ी होकर बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। तुमने गरीबी को अपनी आंखों से देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है बेटी। और हाँ, हम यहाँ तुम्हारी गोद भराई की रस्म पूरी करने आए हैं। रमिया जिंदगी में पहली बार उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है और उसके माता पिता रेलवे स्टेशन पर ही उसकी गोद भराई की रस्म को पूरा कर देते हैं और उसे शगुन देते हैं। उस दिन के बाद से दुर्योधन अपने दामाद यानी श्याम की बहुत मदद करता है और उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना देता है, जिसके बाद उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और जैसे ही रमिया अपने बेटे को जन्म देती है, दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। जिंदगी के सबक को सीखने के बाद रमिया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।